हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम फिर देखने वाले हैं एमसीआरई रेडियोग्राफर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज की इस क्लास में हम सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एज इन द रिसर्च ऑफ न्यू एमसीक्यूज़ मैं डेली लास्ट क्लास कल ही थी तो वापस से पूरे 40 क्वेश्चंस नहीं ला सकी, बट आई ट्राइड माई हार्ड टू पुट द 20 क्वेश्चंस दैट आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, बाकी के जो 20 है वो आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। एस्पायरेंट्स का ये कोर्स अवेलेबल है आपको ओनली 499 में। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एस्पायरेंट्स आपको सिर्फ 499 में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, और इसी के साथ एस्पायरेंट्स ने आप सबके लिए एमसीआरई की पर्टिकुलर सिर्फ, ठीक है, विच आर डेडिकेटेड टू एमसीआरई ऐसी टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड करी है, तो आप उसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, विच एक्सरेटिव फेलियर इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग फिलामेंट इवेपोरेशन। अगर प्रोलॉन्ग, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक फिलामेंट का इवेपोरेशन होता है, तो इनमें से ऐसा कौन सा एक्सरेटिव फेलियर है जो कि मोस्ट कॉमनली हो जाएगा। भाई रोटर सीजर हो जाएगा, ओपन फिलामेंट, क्रैक्ड एंगल, ट्यूब आर्किंग। तो देखो, एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। एक्सपोजर के दौरान फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट होता है, जिससे थर्माइनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद क्या होता है, टंगस्टन एटम धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते हैं, फिलामेंट पतला होता जाता है, एक स्टेज पर आके फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओपन फिलामेंट। ठीक है, जब फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद हो जाएगी और एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। यह एक्सरेटिव फेलियर का सबसे कॉमन कोज है। बाकी के ऑप्शन भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। रोटर सीजर, रोटर रोटेटिंग एनोड को रोटेट करता है। रोटर सीजर कब होता है, जब बियरिंग वियर हो जाए, लुब्रिकेशन खराब हो जाए, हीट डैमेज हो, मैकेनिकल फेलियर हो जाए। तो फिलामेंट इवेपोरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओपन फिलामेंट समझ गए भाई, टंगस्टन इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिलामेंट थिन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो इसी को ही फिलामेंट थिन हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओपन फिलामेंट। तो अब ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा और ना ही कोई एक्सरेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्रैक्ड एनोड, भाई एनोड कब क्रैक होता है, जब एक्सेसिव ट्यूब लोडिंग होगी, रिपीटेड ओवर हीटिंग है, थर्मल स्ट्रेस और इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह से। ट्यूब आर्किंग की मैं बात करूँ तो ट्यूब आर्किंग होती है जब वैक्यूम प्योर हो, गैस मॉलिक्यूल्स ट्यूब में आ जाए और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डिटरमाइंस एक्सरे एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो कि एक्सरे एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है। पहला ऑप्शन है हमारा क्रिस्टल साइज, दूसरा है फॉस्फोर एटॉमिक नंबर, तीसरा है फिल्म कॉन्ट्रास्ट और चौथा है कैसेट थिकनेस। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम क्या होता है, एक्सरे फोटोन्स को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना। जितना फॉस्फोर एक्सरे एब्जॉर्ब करेगा उतनी स्क्रीन एफिशिएंट होगी। तो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे, डेंसिटी पे और थिकनेस पे। तो जो हाई डेंसिटी वाले जो हाई एटॉमिक नंबर वाले फॉस्फर है, कैल्शियम टंगस्टेट हो गया, गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड, रेयर अर्थ फॉस्फर, इनमें क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर, मोर फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, एंड हायर एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉस्फर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्सपोजर फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन क्वांटम नॉइज इन डिजिटल रेडियोग्राफी। कौन सा एक्सपोजर फैक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्वांटम नॉइज पे डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर।
पहला ऑप्शन है एमएस, दूसरा है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ग्रिड फ्रिक्वेंसी, एनोड एंगल। तो देखो क्वांटम नॉइज या फिर जिसको हम क्वांटम मोटल भी बोलते हैं, ये तब होता है जब डिटेक्टर तक इनफ एक्सरे फोटोन्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो फोटोन नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम के। अगर एम कम है तो फोटोन्स कम जाएंगे तो हाई क्वांटम नॉइज होगा, ग्रेनी इमेज होगी। और अगर हाई एम है तो मोर फोटोन लेस नॉइज बेटर इमेज क्वालिटी। तो जो क्वांटम नॉइज है उसका ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस किससे होगा, एम फैक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोरोस्कोपी द ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल सिस्टम प्राइमरीली एडजस्ट। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो ABC सिस्टम है वो क्या एडजस्ट करता है, इमेज की मैट्रिक साइज को, एक्सपोजर फैक्टर्स टू मेंटेन इमेज ब्राइटनेस, डिटेक्टर पिक्सल पिच या फोकल स्पॉट साइज। तो देखो फ्लोरोस्कोपी में पेशेंट की जो थिकनेस है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो ABC ऑटोमेटिकली इमेज ब्राइटनेस कांस्टेंट रखता है। ये एडजस्ट करता है ट्यूब करंट, ट्यूब वोल्टेज, पल्स विथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सपोजर फैक्टर्स टू मेंटेन इमेज ब्राइटनेस। तो इसका पर्पस क्या होता है, कांस्टेंट ब्राइटनेस डिस्पाइट वेरिंग पेशेंट थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट विथ मिनिमम सुपर इम्पोजिशन। कौन सा व्यू है जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे मिनिमल सुपर इम्पोजिशन के साथ। AP क्लेविकल, PA चेस्ट, PA ऑब्लिक, सेरेंडिपिटी, सुप्रोक्लेविकुलर जॉइंट टेक्निक या PA शोल्डर। तो देखो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट स्टर्नम के दोनों साइड्स पर होते हैं। रूटीन AP में दोनों जॉइंट्स ओवरलैप करते हैं। PA ऑब्लिक, ठीक है, PA ऑब्लिक क्या होता है, सुप्रोक्लेविकुलर जॉइंट प्रोजेक्शन। इसमें रोटेशन यूज़ नहीं होगा तो भाई सुपर इम्पोजिशन कम होगा तो जॉइंट क्लियरली विजिबल होंगे। तो ट्रोमा और डिसलोकेशन इवेल्युएट करने के लिए ये सबसे यूज़फुल होगा। कौन सा, PA ऑब्लिक। देखो AP क्लेविकल क्यों नहीं है, एंड ये पूरी क्लेविकल को इवेल्युएट करता है। सुप्रोक्लेविकुलर जॉइंट बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट नहीं होगा। PA चेस्ट तो भाई चेस्ट पैथोलॉजी के लिए होगा। और PA ऑब्लिक के अंदर क्या है, बेस्ट प्रोजेक्शन है, ओवरलैप सबसे कम होगा क्योंकि रोटेशन नहीं है, एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन कर पाएंगे हम। और AP शोल्डर की अगर मैं बात करूँ, ये शोल्डर जॉइंट इवेल्युएट करता है, ना कि स्टर्नोक्लेविकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैगेट डिजीज ऑफ बोन। कौन सा रेडियोग्राफिक फीचर कैरेक्टरिस्टिक है पैगेट डिजीज ऑफ बोन का। पैगेट डिजीज क्या हो जाती है, एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर, जिसमें बोन रिमॉडलिंग एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इस वजह से क्या होता है, स्कल और जो अदर बोन्स में इरेगुलर स्क्लेरोटिक पेचेस हमें दिखते हैं, जिसे कॉटन वूल अपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटन वूल अपीयरेंस। तो स्कल, पेल्विस, फीमर, टीबिया, स्पाइन, इन सब की जो बोन्स है वो कॉमनली अफेक्टेड हो जाती है। तो रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या हो जाते हैं इसके, कॉटन वूल अपीयरेंस दिखता है, स्पेशली स्कल में हमें दिखाई देगा, स्कल बोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी एग्जामिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन विदाउट कॉन्ट्रास्ट। कौन सा सिटी एग्जामिनेशन है जो कि सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा कोरोनरी आर्टरी के कैल्सिफिकेशन को देखने के लिए बिना कॉन्ट्रास्ट यूज़ करे। तो देखो भाई कोरोनरी आर्टरी में जो कैल्शियम है उसको देखने के लिए HRCT, कैल्शियम स्कोरिंग सिटी, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, सिटी एंट्रोग्राफी। तो देखो जो कोरोनरी कैल्शियम स्कोर है, तो ये क्या है, कैल्शियम स्कोरिंग सिटी एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी एग्जामिनेशन है जो कि कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम डिपॉजिट डिटेक्ट करता है। इसका पर्पस क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क इवैल्यूएट कर लेगा, फ्यूचर कार्डियक इवेंट प्रेडिक्ट कर लेगा और ट्रीटमेंट प्लानिंग को प्रिवेंट कर देगा। कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कैल्शियम जो है वो नेचुरली हाई एटीन्यूएशन शो करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, HRCT हाई रिजोल्यूशन सिटी जो है वो लंग्स के लिए हम प्रेफर करते हैं। कैल्शियम स्कोरिंग नॉन कॉन्ट्रास्ट कार्डियक सिटी। ठीक है, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी ये CTP इवेल्युएट करेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी आर्टरी। सिटी एंट्रोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये स्टडी कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MRI सीक्वेंस इज कॉमनली यूज फॉर MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कैलेंजोपेंक्रियाटोग्राफी के लिए हम कौन सा MRI का सीक्वेंस प्रेफर करते हैं, हैविली T2 वेटेड, T1 वेटेड, GRE T1, प्रोटोन डेंसिटी। तो देखो हैविली T2 वेटेड जो MRCP का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले बाइल डक्ट्स
गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाटिक डक्ट्स को क्लियरली विजुअलाइज करेगा। तो जो फ्लूड T2 वेटेड इमेजेस में ब्राइट फ्लूड T2 वेटेड इमेजेस में कैसा दिखता है, ब्राइट और हाइपर इंटेंस दिखता है, इसलिए हम हैवीली T2 वेटेड सीक्वेंस यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाइल डक्ट क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, स्टोन फिलिंग डिफेक्ट की तरह दिखते हैं। तो हैवीली T2 वेटेड गोल्ड स्टैंडर्ड MRCP सीक्वेंस है। T1 वेटेड नहीं होगा, इसमें फ्लूइड डार्क दिखता है, तो MRCP के लिए सूटेबल ही नहीं है। GRE T1 ये मेनली यूज़ होता है डायनामिक कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग के लिए, लाइक लिवर स्टडीज़। प्रोटोन डेंसिटी जॉइंट इमेजिंग में ज़्यादा यूजफुल होगा, बिलियरी सिस्टम के लिए रूटीन सीक्वेंस नहीं है ये। तो बिलियरी सिस्टम में वाटर इमेजिंग हैवी T2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉपलर पैरामीटर इज यूज टू एस्टिमेट वस्कुलर रेजिस्टेंस। कौन सा डॉपलर का पैरामीटर है जो कि हम यूज़ करते हैं वस्कुलर रेजिस्टेंस को एस्टिमेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। रेजिस्टिव इंडेक्स, स्लाइस थिकनेस, विंडो विड्थ या CTDI वॉल्यूम। तो देखो, जो रेजिस्टिव इंडेक्स है वेसल के ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस को एस्टिमेट करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी अपॉन में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। ठीक है, अगर हाई रेजिस्टिव इंडेक्स है इसका मतलब हाई वस्कुलर रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टिव इंडेक्स है तो इसका मतलब लो वस्कुलर रेजिस्टेंस है। और नॉर्मल जो रीनल आ रही होता है वो कितना होता है, रीनल रेजिस्टिव इंडेक्स 0.5 to 0.7। स्लाइस थिकनेस सिटी का पैरामीटर है, डोपलर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। विंडो विद भी सिटी इमेज डिस्प्ले पैरामीटर है, और CTDI दैट इज सिटी रेडिएशन डोज इंडेक्स ये भी डोपलर का पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग नियोनेटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी व्हेन परफोरेशन इज सस्पेक्टेड। अगर नवजात शिशुओं में नियोनेटल्स है उनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी के दौरान परफोरेशन सस्पेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रेफर करेंगे, थिक बेरियम सल्फेट, वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, गैडोलिनियम ओनली या एयर ओनली। तो देखो, अगर नियोनेटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में परफोरेशन का सस्पिशन हो तो बेरियम सल्फेट तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या होता है, अगर बेरियम एब्डोमेन में लीक हो जाए तो सीवियर पेरिटोनाइटिस और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकती है, बेरियम बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो हम वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे लाइक गैस्ट्रोग्राफिन। ठीक है, लीक होने पर बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, सेफर ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इज प्रिफर्ड फॉर इवेल्युएटिंग द सिजेमॉइड बोन्स ऑफ द फुट। कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू हम प्रेफर करेंगे फुट की सिजेमॉइड बोन्स को इवेल्युएट करने के लिए, AP फुट, टेंजेंशियल सिजेमॉइड प्रोजेक्शन, लेटरल फुट या ऑब्लिक फुट। तो देखो, सिजेमॉइड बोन्स दो छोटी बोन्स होती है जो फर्स्ट मेटाटार्सल हेड के प्लेंटर का मतलब नीचे साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो टेंडन को, इसका फंक्शन क्या हो जाता है, टेंडन को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करेगी, मैकेनिकल लेवरेज बढ़ाएगी, वेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ग्रेट टो मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो रूटीन AP या ऑब्लिक फुट एक्सरे में सिजेमॉइड बोन मेटाटार्सल हेड के नीचे ओवरलैप हो जाती है। तो इसको अच्छे से देखने के लिए हम टेंजेंशियल या फिर एक्सियल सिजेमॉइड प्रोजेक्शन में देखेंगे, जिसमें एक्सरे बीम इस तरीके से डायरेक्ट की जाएगी कि जो सिजेमॉइड बोन्स है मेटाटार्सल हेड से अलग, मतलब बिना किसी सुपर इम्पोजिशन के क्लियरली दिखाई दे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैथोलॉजी क्लासिकली डेमोन्स्ट्रेट अ बैम्बू स्पाइन ऑन रेडियोग्राफ्स। कौन सा पैथोलॉजी है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है बैम्बू स्पाइन। ठीक है, रेडियोग्राफ्स के अंदर हमें बैम्बू स्पाइन अगर दिखाई दे रहा है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया। तो देखो, जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है जो मेनली सैक्रोइलियक जॉइंट और स्पाइन को अफेक्ट करती है। तो डिजीज प्रोग्रेशन में वर्टिब्रे के बीच में सिंडेस्मोफाइट्स डेवलप होते हैं, ये एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज़ को ब्रिज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो एंटायर स्पाइन है वो हमें बैम्बू स्टिक जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम इसे को क्या बोलते हैं, बैम्बू स्पाइन। ये हमें किस में दिखाई देगी, इस कंडीशन के अंदर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेनली स्मॉल जॉइंट हैंड रिस्ट को अफेक्ट करता है, तो स्पाइन का कोई कोरिलेशन नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर मैं बात करूँ तो बोन रिफ्रैक्शन, वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, कोई बैम्बू अपीयरेंस नहीं आएगा। ऑस्टियोमैलेशिया की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फाइंडिंग्स में सूडो फ्रैक्चर्स मतलब बैम्बू स्पाइन तो नहीं आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच डिटेक्टर प्रॉपर्टी प्राइमरीली डिटरमाइन कन्वर्जन ऑफ एक्सरे फोटोन्स इनटू लाइट इन इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी. कौन सी डिटेक्टर की प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करेगी कि जो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में जो डिटरमाइन करेगी कन्वर्जन ऑफ एक्सरे फोटोन्स इनटू लाइट. पहला ऑप्शन है सेंटीलेटर एफिशिएंसी, दूसरा है ग्रिड रेशो, तीसरा है ट्यूब लोडिंग या फिर हील इफेक्ट. तो देखो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में डिटेक्टर 2 स्टेज में काम करता है. सबसे पहले क्या होगा, पहला क्या होता है, एक्सरे फोटोन सेंटीलेटर पे जाएंगे, जैसे CSI हो गया है ना, यही हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट फॉरवर्ड. फिर विजिबल लाइट आएगी हमारे पास. अब ये जो विजिबल लाइट है वो कहाँ जाएगी, फोटोडायोड, और फिर जो फोटोडायोड है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा एंड देन हमारे पास क्या आएगी, डिजिटल इमेज. तो सेंटीलेटर जितनी एफिशिएंटली एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करेगा इमेज क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी. कॉमन सेंटीलेटर जो हम यूज़ करते हैं सीजियम आयोडाइड या गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, तो ये किस पे डिपेंड करता है, सेंटीलेटर की एफिशिएंसी पे. प्राइमर डिटरमिनेंट ऑफ एक्सरे टू लाइट कन्वर्जन विच इज सेंटीलेटर एफिशिएंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी डोज इंडेक्स रिप्रेजेंट द एवरेज डोज विथ इन द स्कैन वॉल्यूम. कौन सा सिटी डोज इंडेक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है एवरेज डोज विथ इन द स्कैन वॉल्यूम. तो देखो जो सिटी डोज इंडेक्स है, सिटी रेडिएशन डोज मेज़र करने के लिए यूज़ होता है सिटी डोज इंडेक्स. ये पेशेंट के स्कैन वॉल्यूम के अंदर एवरेज रेडिएशन डोज को रिप्रेजेंट कर देता है. फॉर्मूला क्या हो जाता है CTDI वॉल्यूम का, दैट इज सिटी डोज इंडेक्स विथ डिवाइडेड बाय पिच. ठीक है, पिच इंक्रीज होने पर CTDI वॉल्यूम डिक्रीज होता है. CTDI वॉल्यूम स्कैनर कंसोल पर रूटीनली डिस्प्ले होगा. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विच सिटी डोज इंडेक्स रिप्रेजेंट द एवरेज डोज विथ इन द स्कैन वॉल्यूम. तो क्या हो जाएगा ये सिटी डोज इंडेक्स वॉल्यूम, एवरेज डोज इन स्कैन वॉल्यूम. ठीक है, और इसका भी ये फॉर्मूला हो जाता है CTDI वॉल्यूम का. तो सिटी डोज इंडेक्स तो वो हो गया जो रेडिएशन डोज मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. CTDI वॉल्यूम ये पेशेंट के स्कैन वॉल्यूम के अंदर एवरेज रेडिएशन डोज को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज CTDI वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट यूजफुल फॉर MR यूरोग्राफी. MR यूरोग्राफी के लिए कौन सा MRI सीक्वेंस बेस्ट रहेगा, हैविली T2 वेटेड, T1 ग्रेडियंट इको स्टेयर ओनली या फिर डिफ्यूजन वेटेड ओनली. तो अगर मैं बात करूँ MR यूरोग्राफी के लिए, तो MR यूरोग्राफी यूरिनरी ट्रैक्ट को विजुअलाइज करने के लिए की जाती है. तो यूरिन एक फ्लूइड है, MRI में फ्लूइड T2 वेटेड इमेजेस पर ब्राइट दिखता है, इसलिए हम हैविली T2 वेटेड सीक्वेंस प्रेफर करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्ट्रासाउंड फाउंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस. कौन सी अल्ट्रासाउंड फाउंडिंग मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूट DVT दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस की. पहला ऑप्शन है कंप्लीट वेनस कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा है नॉन कंप्रेसिबल वेन, तीसरा है पोस्टीरियर एनहांसमेंट या मिरर आर्टिफैक्ट. तो देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि डीप वेन्स जो कि ज़्यादातर लोअर लिम्ब की वेन्स होती है उसके अंदर ब्लड क्लॉट बन गया है, थ्रोम्बस बन गया है. ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड इनिशियल इमेजिंग है इसका कंप्रेशन डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसको हम डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं. तो जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, नॉन कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, नॉन कंप्रेसिबिलिटी भाई क्या होता है, नॉर्मल वेन पर अल्ट्रासाउंड प्रॉब से प्रेशर देने पर वेन कंप्लीटली कंप्रेस हो जाती है. लेकिन अगर वेन के अंदर क्लॉट है तो वेन कंप्रेस नहीं होती है क्योंकि थ्रोम्बस ल्यूमन को फिल कर देता है. तो समझ में आई बात. देखो नॉर्मल वेन है तो अल्ट्रासाउंड प्रॉब से जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो वेन कंप्लीटली हमें कंप्रेस दिखाई देगी, लेकिन अगर उसमें थ्रोम्बस है तो वेन कंप्रेस नहीं होगी क्योंकि थ्रोम्बस ल्यूमन को फिल कर देगा. तो नॉन कंप्रेसिबिलिटी इज द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशनिंग लाइन passes from the outer canthus of the eye to the external auditory meatus. कौन सी पोजिशनिंग लाइन है जो कि आउटर कैंथस ऑफ द आई से लेकर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस तक पास होगी, ऑर्बिटोमिएटल, इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल, मेंटोमिएटल या फिर GML दैट इज ग्लैब्लोमिएटल. तो देखो जो ऑर्बिटोमिएटल है वो तो कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑर्बिट से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. ठीक है,
और जो इंफ्रा ऑर्बिटोमीटल है, एक मिनट, पॉजिशनिंग लाइन फ्रॉम द, हाँ तो यही तो जा रही है आउटर कैंथस ऑफ द आई से टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑर्बिटोमीटर लाइन, ठीक है। ऑर्बिट से मतलब आउटर कैंथस ऑफ द आई से ये कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। जो ये वाली लाइन है वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ द चिन से, ठीक है। सेंटर ऑफ द चिन से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, और जो ग्लैबुलोमीटल है वो ग्लैबुला से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। तो ऑर्बिटोमीटर लाइन जो है वो जाएगी कहाँ से, आउटर कैंथस ऑफ द आई से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू इवेल्युएट कॉन्जेनाइटल ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला इन नियोनेट्स। कौन सा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जो कि हम परफॉर्म करेंगे कॉन्जेनाइटल ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला को बच्चों में इवेल्युएट करने के लिए, बेरियम मील, कॉन्ट्रास्ट ईसोफेगोग्राफी, आईवीयू या फिर एचएसजी। तो देखो जो ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला है एक कॉन्जेनाइटल एनामॉली है जिसके अंदर ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट ईसोफेगोग्राफी की जा सकती है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट हम प्रेफर करेंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बेरियम मील की अगर मैं बात करूँ तो स्टमक और डिडेनम इवेल्युएट करता है, ठीक है। तो नियोनेटल में मतलब एस्पायरेशन रिस्क की वजह से प्रेफर्ड ही नहीं करते भाई। आईवीयू की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रावेनस यूरोग्राफी किडनीज और यूरिनरी ट्रैक्ट इवेल्युएट करता है, ना कि ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला करेगा। एचएसजी तो फीमेल यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स इवेल्युएट करने के लिए होता है, हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्यूए टेस्ट वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ सिटी स्लाइस थिकनेस। कौन सा क्यूए टेस्ट है जो कि वेरीफाई करेगा सिटी स्लाइस थिकनेस की एक्यूरेसी को। रैम फैंटम, वाटर फैंटम, स्टार फैंटम या वायर मैश। तो सिटी क्वालिटी एश्योरेंस का पर्पस है स्कैनर की इमेज क्वालिटी और एक्यूरेसी मेंटेन करना। तो जो रैम फैंटम टेस्ट है वो स्पेशल इंक्लाइंड रैम्स वाले फैंटम का यूज़ होता है। ये मेज़र करता है एक्चुअल स्लाइस थिकनेस नॉर्मल स्लाइस थिकनेस से कंपैरिजन। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो स्कैनर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रैम फैंटम। वाटर फैंटम की अगर मैं बात करूँ तो ये मेज़र करता है सिटी नंबर एक्यूरेसी, ठीक है, सिटी नंबर एक्यूरेसी, ठीक है। रैम फैंटम टेस्ट सिटी स्लाइस थिकनेस, वाटर फैंटम टेस्ट सिटी नंबर एक्यूरेसी, स्टान पैटर टेस्ट ये रिजोल्यूशन और फोकल स्पोर्ट रिजोल्यूशन या फिर फोकल स्पोर्ट के इवैल्यूएशन के लिए होता है। वायर मैश टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिटेक्टर यूनिफॉर्मिटी या आर्टिफैक्ट इवैल्यूएशन में यूज़ होता है। स्लाइस थिकनेस के लिए कोई स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है वायर मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, विच पैथोलॉजी मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूसेस अ रगर जर्सी स्पाइन अपीयरेंस। ठीक है, कौन सी पैथोलॉजी है जिसके अंदर हमें रगर जर्सी स्पाइन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हाइपर पैराथायराइडिज्म, रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या स्कॉलोसिस। तो रगर जर्सी स्पाइन में वर्टिब्रल बॉडीज़ के सुपीरियर और इन्फीरियर एंड प्लेट्स डेंस दिखते हैं हमें। ठीक है, कैसे दिखते हैं, एंड प्लेट डेंस दिखते हैं जबकि बीच का हिस्सा रिलेटिवली लूसेंट होता है। अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, रग्बी जर्सी की हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप जैसी लगती है ये। तो मोस्ट कॉमनली ये होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हमें दिखाई देता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। और तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी। ये क्लासिक एंड मोस्ट कॉमन एसोसिएशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सीकेडी के केस में ये मोस्टली हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी क्वेश्चन का कोई डाउट है या जैसा भी फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अपन ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट्स के ऐप के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो एस्पायरेंट्स से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।